मेरे साथ केसरी 2 के डायरेक्टर इस वक्त करण सिंह त्यागी मौजूद है। ओ शेरा एकदम छाया हुआ है। हमारी फिल्म का अब एक प्रतीक हो गया है वो। बेस्ट अवार्ड नहीं मिला जब, तो बहुत दुख हुआ और मनोज मुंसीर ने बहुत बातें कही। लगता है कि मिलना चाहिए तो उस वक्त तेरी मिट्टी को सबसे बेस्ट अवार्ड सॉन्ग का। तेरी मिट्टी मेरे ख्याल से अब अवार्ड से ऊपर चला गया होगा। सोचा कब कि केसरी 2 बनानी है, फिर जलियांवाला बाग कैसे सोचा कि वो कहानी रखनी है। अंग्रेजों ने गोरखा और बलूच सोल्जर्स को बुलाया था मैसेकर को अंडरटेक करने के लिए। अंग्रेजों ने एक प्लेन जलियांवाला बाग के ऊपर से उड़वाया ताकि उन्हें यह पता चले कि इनफ लोग तो आ गए हैं जलियांवाला बाग में कि नहीं आए हैं। मैं अपने आप को लकी समझता हूं कि मेरी पहली फिल्म में अक्षय सर, आर माधवन, अमित सियाल, हमने यूके से हमारे एक्टर्स आए हैं और अनन्या पांडे। अनन्या पांडे को फिल्म धर्मा प्रोडक्शन की इसलिए मिल जाती है क्योंकि नेपोकेट्स हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त आपके नजदीकी सिनेमाघरों में एक ऐसी फिल्म चल रही है जिसे देखकर आप में जोश पैदा हो रहा होगा, जुनून पैदा हो रहा होगा। इससे पहले भी आपने उसका पहला चैप्टर देखा जब मशहूर हुआ तेरी मिट्टी, और अब ओ शेरा इस वक्त हर जगह छाया हुआ है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं केसरी 2 की। अब केसरी 2 की बात हो रही है तो फिल्म कैसे बनी, क्या क्या चुनौतियां आई, किस तरीके से ये एक देशभक्ति वाली फिल्म, और फिर कोर्ट रूम में किस तरीके से शूटिंग हुई, इन तमाम बातों पर दिलचस्प चर्चा करने के लिए मेरे साथ केसरी 2 के डायरेक्टर इस वक्त करण सिंह त्यागी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है एनएफ न्यूज़ पर आपका। नमस्ते जी, थैंक यू। क्या कुछ अभी चल रहा है? ओ शेरा एकदम छाया हुआ है, उम्मीद थी जी। ओ शेरा गाना इतना तगड़ा है कि उम्मीद तो थी, क्योंकि जब हम सुनते थे, हम खुद सुनते थे, सेट पे सुनते थे, तो पूरी यूनिट में एक जोश, एक जज्बा, एक वो भावना आ जाती थी। तो उससे एक थोड़ा थोड़ा आइडिया आने लगा था कि यार ये गाना में दम है। मतलब और अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि वो गाना सब लोगों को पसंद आ रहा है, कि वो गाना मतलब एक तरीके से एक रेवोल्यूशन ला रहा है देश में। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। तो चैप्टर 1 के तेरी मिट्टी और फिर चैप्टर 2 का वो शेरा कंपेयर कर सकते हैं? मतलब मुझे नहीं लगता है आपको चीज़ों को कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि तेरी मिट्टी अपनी जगह बहुत ही उम्दा गाना है, बहुत ही बेहतरीन गाना है, बहुत ही इमोशनल गाना है। ओ शेरा भी की भी अपनी एक जगह है, पर मुझे नहीं लगता आपको उन्हें कंपेयर करना चाहिए। और एक तरीके से मैं तो बहुत लकी रहा हूँ कि मेरी फिल्म में दोनों ही गाने हैं। हमने तेरी मिट्टी गाना भी यूज़ किया है और हमने ओ शेरा, तो हमारी फिल्म का अब एक प्रतीक हो गया है वो गाना। मानते हैं कि अब थोड़ा मैं फिल्म पे आऊँ, तेरी मिट्टी का चर्चा हो रही है, तो बेस्ट अवार्ड नहीं मिला जब, तो बहुत दुख हुआ और मनोज मुंसीर ने बहुत बातें कही। लगता है कि मिलना चाहिए तो उस वक्त तेरी मिट्टी को सबसे बेस्ट अवार्ड सॉन्ग का। मतलब तेरी मिट्टी मेरे ख्याल से अब अवार्ड से ऊपर चला गया है वो गाना। मतलब वो गाना अब एक होता है ना कि वो ट्रांसेंड कर गया है, इट हैज ट्रांसेंडेड द मूवी। और अब एक पीपल हैव मेड द सॉन्ग देयर ओन। वो गाना अब चाहे कोई भी ऐसा देश में कोई भी इवेंट हो, कोई एक ऐसा इवेंट हो जिससे पूरा देश एक आके जुड़ जाता है साथ में, तो आप वो तेरी मिट्टी गाना आप सुनते हैं। तो मेरे लिए बिल्कुल उसे अवार्ड जब मिलना चाहिए था। और पर मैं कहूँगा कि अब वो गाना सारे अवार्ड से ऊपर चला गया है, एंड इट हैज बिकम एन आइकॉनिक सॉन्ग ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और हम उम्मीद करेंगे कि ओ शेरा भी उसी तरीके से आइकॉनिक बने और किसी अवार्ड से और किसी और चीज़ों से ऊपर उठकर जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अब आते हैं केसरी 2 पर। सबसे पहले सोचा कब कि केसरी 2 बनानी है, फिर जलियांवाला बाग कैसे सोचा कि वो कहानी रखनी है? 2020 में मेरे हाथों एक बुक लगी। उस किताब का नाम था केस दैट शुक द एम्पायर।
और ये किताब लिखी है शंकरन नायर के ग्रेट ग्रैंडसन रघु पलट, और मैं शंकरन नायर जी के बारे में भी आपको बताऊंगा, उनके ग्रेट ग्रैंडसन रघु पलट और पुष्पा पलट ने। और ये किताब में मुझे जलियांवाला बाग इंसिडेंट को लेकर बहुत सारी नई चीजें पता चली। जैसे मैसेकर के बारे में हम सब जानते हैं, बिल्कुल। पर इस किताब से मुझे ये पता चला कि ये मैसेकर एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी टू किल, कि एवरी डिटेल वॉज प्लान्ड। अंग्रेजों ने गोरखा और बलूच सोल्जर्स को बुलाया था मैसेकर को अंडरटेक करने के लिए। अंग्रेजों ने एक प्लेन जलियांवाला बाग के ऊपर से उड़वाया ताकि उन्हें यह पता चले कि इनफ लोग तो आ गए हैं जलियांवाला बाग में कि नहीं आए हैं, कि थोड़ा और वेट किया जाए। वो प्लेन उड़ा, मंडराया बाग के बहुत करीब, और उसने एक सर्वेलेंस किया और फिर बेस पे गया और जनरल डायर को उसने ये बताया कि इनफ लोग अब आ गए हैं। एक फेक कर्फ्यू का ऐलान किया गया था अमृतसर में ताकि लोगों को टेररिस्ट घोषित किया जाए। तो मुझे जब ये पता चला कि जलियांवाला बाग वॉज अ कॉन्स्पिरेसी टू किल, तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग और न्यू इन्फॉर्मेशन थी। क्योंकि हम जलियांवाला बाग के बारे में हर कोई जानता है, पर कोई ये नहीं जानता है कि जलियांवाला बाग एक कॉन्स्पिरेसी थी। और फिर मुझे एक पता चला उस व्यक्ति के बारे में, शंकरन नायर, जिन्होंने एक केस लड़ा ये प्रूव करने के लिए कि जलियांवाला बाग वाज अ जेनोसाइड, अ प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी टू किल। जब मैंने बुक में ये चीजें पढ़ी, तो एक चीज होती है ना कि यू सी अ फिल्म इन फ्रंट ऑफ योर आइज। आई वॉज नॉट रीडिंग द बुक, आई वॉज सीइंग अ फिल्म इन फ्रंट ऑफ माई आइज। तो 2020 में जब मैंने बुक पढ़ी, जब से मुझे ये दिमाग में आइडिया आया कि इस पे तो फिल्म बननी चाहिए, कि दुनिया को शंकरन नायर के बारे में पता चलना चाहिए, दुनिया को जलियांवाला बाग की ये शॉकिंग रेवलेशंस जो मुझे पता चली वो और पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए। तो मैं आपको कहूंगा कि ये बुक वॉज अ स्ट्रॉन्ग मोटिवेटिंग फैक्टर इन मेकिंग द फिल्म। तो जब आपने किताब पढ़ी, उसके बाद जब सोचा कि फिल्म बनानी है, जब आपने लिख लिया, तब फिर कितना स्ट्रगल था कि इसको अब वीडियो में उतारना? देखो, एक तो ये स्क्रिप्ट लिखना अपने आप में एक स्ट्रगल था, क्योंकि हम एक हिस्ट्री के एक ऐसे पीरियड को डॉक्यूमेंट कर रहे थे जहां पर थोड़ा ऊपर नीचे होने पर बवाल भी हो सकता था। बिल्कुल बिल्कुल, जो एक हमको सेंसिटिव रहना था, हमको ऑथेंटिक रहना था। तो इसलिए हमने बहुत समय लगाया स्क्रिप्ट लिखने में। और इसमें मैं कहना चाहूँगा कि ये स्क्रिप्ट मैंने लिखी है, मेरे को राइटर एक थे अमृतपाल सिंह बिंद्रा, जो लियो मीडिया कलेक्टिव नाम की एक प्रोडक्शन कंपनी के फाउंडर भी हैं। उनकी कंपनी ने बहुत शोज़ बनाए हैं, बंदिश बैंडिट्स एक अमेजॉन प्राइम पे शो है, तो वो मेरे साथ जुड़े, या मैं कहना चाहूँगा कि मैं उनके साथ जुड़ा, और हमने ये एक स्क्रिप्ट लिखी। और हमने ये स्क्रिप्ट लिखने के टाइम हमने जलियांवाला बाग के अराउंड जो भी लिटरेचर था वो सब पढ़ा। एक तो केस दैट शुक द एम्पायर बुक थी हमारे पास, फिर किश्वर देसाई जी ने एक किताब लिखी है जलियांवाला बाग पे, वो पढ़ी, वीएन दत्ता ने एक किताब लिखी है वो पढ़ी, और जो सर्वाइवर्स थे ना जलियांवाला बाग के, उन्होंने टेस्टिमनीज दी थी। 2 कमीशन आयोजित की गई थी, एक हंटर कमीशन और एक कांग्रेस ने अपनी खुद की एक इंक्वायरी करी थी। तो हमने उन सर्वाइवर्स की टेस्टिमनीज पढ़ी। तो ये सब पढ़ने के बाद हमने स्क्रिप्ट लिखी। तो ये स्क्रिप्ट लिखने में हमें लगा 1.5 साल। उसके बाद हम डायलॉग राइटर से मिले, हमारे 1-2 डायलॉग राइटर आए, जुड़े हमारे साथ, सुमित सक्सेना और अक्षत घिल्डियाल, बहुत ही बेहतरीन डायलॉग राइटर हैं। उन्होंने फिर डायलॉग्स लिखे इसके, और जब हमारे पास ये स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स पूरे सॉलिड तरीके से हमारे पास आ गए, फिर अमृत ने मेरी मुलाकात कराई करण जौहर जी से, धर्मा प्रोडक्शंस के जो मालिक हैं, धर्मा प्रोडक्शंस के जो फाउंडर हैं, इतने बड़े डायरेक्टर जो हैं। उन्होंने मेरी स्क्रिप्ट पढ़ी, एंड ही रियली लाइक द स्क्रिप्ट, एंड ही चैंपियन द स्क्रिप्ट थ्रू एंड थ्रू। ही मेड मी मीट अक्षय सर, द ग्रेट अक्षय कुमार, एंड उसके बाद वी जस्ट वेंट फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। जब केसरी का आपने अनाउंसमेंट किया, तो अनुराग सिंह ने फ़ोन नहीं किया कि भाई मेरा नाम, ठीक है धर्मा प्रोडक्शन के पास था, अनुराग सिंह ने जो पहली फिल्म बनाई? जी, अनुराग सिंह जी ने फ़ोन नहीं किया, पर मैं अनुराग जी को धर्मा ऑफिस में काफ़ी बार मिल चुका हूँ, और मुझे पता है कि उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ थी। और उन्होंने, और ब्लेसिंग्स के साथ साथ मैं कहूँगा कि एक तरीके से एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि केसरी 1 इतनी अच्छी पिक्चर थी कि हम केसरी 2 में टाइटल को जस्टिस दे पाए। क्योंकि और ये केसरी का टाइटल ना, अनुराग जी और करण सर, ये हम एक बात समझ गए थे कि केसरी का मतलब हमारे लिए इज अ कलर ऑफ रेवोल्यूशन। सो अंडर द टाइटल ऑफ केसरी वी वांट टू टेल
स्टोरीज ऑफ अनसंग हीरोज। जैसे केसरी 1 कहानी थी एक सिख बटालियन की, जिन्होंने एक अफगान रेजिमेंट का ऐसा मुकाबला किया, और ऐसी कहानी जो दुनिया को नहीं पता थी। बिल्कुल। सिमिलरली सारागढ़ी का इतिहास ही नहीं पता था लोगों को। सिमिलर हाँ बिल्कुल उसी तरीके से केसरी 2 शंकरन नायर के ब्रेवरी की कहानी है, जो एक अनसंग हीरो हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता था कि उन्होंने जलियांवाला बाग को लेकर एक ऐसा केस लड़ा। और जितना मैं जानता हूं धर्मा प्रोडक्शंस को और अक्षय सर को, केसरी अब रुकने वाली नहीं है। और क्योंकि हमारे देश में ऐसी और कितनी कहानियां आप सोच सकते हैं, और कितनी ऐसी कहानियां हैं ऑफ स्ट्रेंथ, ऑफ करेज, ऑफ वैलर, ऑफ सैक्रिफाइस, ऑफ अनसंग हीरोज। तो केसरी तो अब और बहुत बिल्कुल, केसरी जब हम आने बात वाली कर रहे हैं 100 करोड़ पार कर चुकी, और होप्स हो कि 150-200 करोड़ के क्लब में शामिल हो। थैंक यू जी, थैंक यू। मैं तो चाहता हूं कि और लोग देखें। और जो आपने कहा, मतलब ये सुन के मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये इस बात का सबूत है कि लोगों को फिल्म पसंद आ रही है। और मैंने रिएक्शन वीडियोस देखे हैं, मेरी टीम ने मुझे दिखाए हैं कि लोग जब फिल्म देख रहे हैं वो क्लैप कर रहे हैं, हूट कर रहे हैं, वो इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, और फिल्म उन्हें इमोशनली टच कर रही है। और पहली फिल्म एज अ डायरेक्टर और पहली 100 करोड़ क्लब में, तो ये तो अचीवमेंट है आपके लिए भी। मतलब अभी और हमारा मुझे लगता है कि आपका काम पसंद आया दर्शकों को। थैंक यू। अब अभी हमारा वर्ल्ड वाइड हो गया है 100 करोड़, हाँ। वर्ल्ड वाइड हो गया है 100 करोड़, और मतलब आई एम वेरी हैप्पी। तो ये पहली फिल्म थी, नर्वस भी थे? जी बहुत नर्वस था, फिर अक्षय कुमार को डायरेक्ट करना है, बहुत नर्वस था। अमित सियाल को डायरेक्ट करना है, बहुत आर बहुत माधवन। बहुत बेहतरीन एक्टर अमित सियाल, आर माधवन मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट में से एक, आर माधवन, उनको डायरेक्ट करना है, तो थोड़ा नर्वस थे? जी मैं बहुत नर्वस था। अगर मैं सच कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, पर और इसका क्रेडिट मैं अपने एक्टर्स को देना चाहूँगा कि दे टुक केयर ऑफ मी। दे नेवर मेड मी फील कि आई एम क्रॉसिंग अ लाइन। इफ आई एम, अगर मैं उन्हें कुछ करेक्ट कर रहा हूँ, अगर मैं उन्हें कुछ बता रहा हूँ, उन्होंने मुझे कंफर्टेबल फील करा। और मैं अपने आप को लकी ही समझता हूँ कि मेरी पहली फिल्म में अक्षय सर, आर माधवन, अमित सियाल, आपने उनका नाम लिया, फिर हमने यूके से हमारे एक्टर्स आए हैं, कई एक्टर्स हैं। साइमन पेस्ली डे, वो जिन्होंने जनरल डायर का रोल प्ले किया, वो यूके से एक्टर आए हैं वो। फिर एक माइकल पार, उन्होंने एक मेजर ब्रिग्स का रोल प्ले किया। जो जज हैं हमारे, स्टीवन हार्टली। फिर एक एक्ट्रेस हैं एलेक्जेंड्रा मलोनी। तो ये मतलब आई विल जस्ट से कि मैं कास्टिंग डायरेक्टर्स का शुक्रगुजार हूँ जो इतनी बेहतरीन कास्ट लेके आए मेरी पहली फिल्म में। और अनन्या पांडे, मैं वही कहने जा रहा था, अनन्या पांडे, द क्यूट अनन्या पांडे नहीं भूलना है। हाँ अनन्या पांडे, मतलब अनन्या पांडे की मैंने एक फिल्म देखी थी गहराइयाँ, और गहराइयाँ में उन्होंने इतना सेंसिटिव पोर्ट्रेल किया है कि मुझे वो फिल्म बहुत अच्छी लगी। और उसके बाद अमृत करण सर और हमने डिसाइड किया कि अनन्या पांडे शुड प्ले द रोल ऑफ दिलरीत गिल। सो मैं उनके घर गया, मैंने स्क्रिप्ट नरेट करी, और उन्हें स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी। और उसके बाद उन्होंने बहुत मेहनत करी टू गेट द रोल राइट, क्योंकि ये फिल्म 1919 की एक कहानी है, और वो एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रही थी जो जिसके द्वारा हम चाहते थे हम होमाज दे पाएं इंडिया की फर्स्ट फीमेल लॉयर को। इंडिया की फर्स्ट फीमेल लॉयर कॉर्नेलिया सोराबजी रही हैं, और हम चाहते थे कि थ्रू दिलरीत गिल वी पे होमाज टू इंडियाज फर्स्ट फीमेल लॉयर। तो अनन्या ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक फीमेल लॉयर को शैडो किया, उनसे कोर्ट मैनरिज्म सीखी, उनसे कोर्ट में आप किस तरह बैठते हैं, आप जज को किस तरह एड्रेस करते हैं, आप जूरी को किस तरह एड्रेस करते हैं, अगर आप विटनेस से सवाल कर रहे हैं आप वो कैसे करते हैं, वो सीखा। उन्होंने पंजाबी डिक्शन के लिए डायलेक्ट क्लासेस करी, उनके कोच हैं अमितोज ग्रेवाल, उनके साथ उन्होंने 1 साल जस्ट टू गेट द पंजाबी डिक्शन राइट। तो जो लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो उनकी मेहनत का नतीजा है। और बिल्कुल मुझे लग रहा है ये उन लोगों को भी जवाब होगा जो कहते हैं कि अनन्या पांडे को फिल्म धर्मा प्रोडक्शन की इसलिए मिल जाती है क्योंकि नेपोकेट्स हैं। नहीं, ये मतलब मेरे ख्याल से बहुत लोग ये धारणा रखते हैं। और मैंने तो अनन्या के साथ अब पिछले 2022 से मैं उन्हें जानता हूँ, और 2022 से मैंने उनकी मेहनत देखी है। तो ये कहना कि मतलब उन्हें रोल सिर्फ इसलिए मिलता है कि वो नेपो किड हैं, वो लोग ये नहीं जानते कि एक किसी भी रोल को निभाने के पीछे बहुत मेहनत लगती है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो ये रहा है, ना ही मैं नेपो किड हूँ, पर मैंने देखा है कि अनन्या ने कितनी मेहनत करी है इस रोल के लिए। एंड द लव दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द ऑडियंस इज एविडेंस
बिल्कुल। कि हमारी मेहनत रंग लाई। अच्छा, सेट पे भी अनन्या वैसी ही हैं, चुलबुल नटखट वैसी ही जैसे नहीं, दिखती हैं? सेट पे बिल्कुल वो वैसी नहीं है। हुँ, सेट पे वो, मुझे तो जितना याद है वो सेट पे एक किताब लाती थी। हुँ, वो जब जब उनका शॉट नहीं हो रहा होता था वो एक किताब पढ़ती थी, वो अपनी जगह पे बैठी रहती थी। वो पूरे टाइम मेरे से इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछती थी, अदरवाइज वो अपने कोने में बैठ के अपनी किताब पढ़ती रहती थी। हुँ। अच्छा बताया आपने, क्योंकि क्वेश्चंस में उनको बहुत ट्रोल किया गया और उन्होंने कहा कि अगर नहीं पता है तो आप कैसे बता सकते हैं? जी, जी, मेरा जी। जो जॉनर है, हम उधर का काम कर रहे हैं। अब मेरा अगला सवाल ये कि जब ये फ़िल्म बन रही थी, इसमें सब कुछ आपको बहुत ध्यान में रखना था, जो हमने शुरुआत जी, में बात की। जी, इसमें आपको देशभक्ति भी बहुत अच्छे से दिखानी जी, थी, एक्शन भी दिखाना था, जी, ड्रामा भी जी, दिखाना था जी, और हर एक का संतुलन बनाना था। जी, तो ये कितनी बड़ी चुनौती थी कि एक भी धागा टूटना नहीं चाहिए, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। जी, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। और चुनौती हमारी ये थी कि हम ऑनर कर रहे थे जलियांवाला बाग में जो लोग आए थे, उनके सैक्रिफाइस को। ये उनकी शहादत की कहानी है। जो लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, हुँ, वो बैसाखी का त्योहार मनाने आए थे। हुँ, वो रॉवलेट एक्ट के खिलाफ अपनी आवाज उठाने आए थे हुँ, और वो शहीद हो गए। तो हम उनकी शहादत को ऑनर कर रहे थे। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम उनकी शहादत को ऑनर कर रहे थे। हुँ, और शंकरन नायर जी, मतलब उनके बारे में हमें नहीं पता है, हम दुनिया तक उनकी उनके बारे दुनिया को उनके बारे में बता रहे थे। ये अपने में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जिस बुक का मैंने जिक्र किया, केस दैट शुक द एम्पायर, वो शंकर नायर के ग्रेट ग्रैंडसन ने लिखी हुई है। तो उनकी तो फैमिली की तरफ भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम उनकी लाइफ को सही तरीके से डॉक्यूमेंट करें, सही तरीके से लोगों को दिखाएं। हुँ। तो इस वजह से ही ये फिल्म शूट करने में हमें 2.5 से 3 साल लगे। कहाँ-कहाँ शूट किए? ये हमने शूट करी बॉम्बे में। बॉम्बे में हमारे कोर्ट रूम का एक सेट लगा बॉम्बे में। जो हमारी प्रोडक्शन डिज़ाइनर हैं रीटा घोष, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन सेट लगाया। हमने बॉम्बे में शूट करी, हमने दिल्ली में शूट करी ये फिल्म, हमने देहरादून में शूट करी, रुड़की, और उसके बाद अमृतसर। तो मतलब ये बॉम्बे के इंडिया के इन पार्ट्स में हमने ये फिल्म शूट करी। जहाँ पर भी कॉलोनियल बिल्डिंग्स हैं, हुँ। हमने वो कॉलोनियल बिल्डिंग्स को स्टडी किया। और जहाँ पे भी कॉलोनियल आर्किटेक्चर है, हमने कोशिश करी कि हम उसे स्टडी करें और वहाँ फिल्म को शूट करें। बिल्कुल, आप लोगों ने ध्यान दिया या नहीं दिया, लेकिन मुझे लगता था कि 13 अप्रैल को रिलीज़ होनी चाहिए थी, आप लोगों ने 18 को की। जी, ये देखो, ये रिलीज के डिसीजंस बहुत सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रख के लिए जाते क्योंकि हैं। 13 अप्रैल इसलिए कि 13 अप्रैल 1919 जी, इसी दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। पर मैं आपको इसलिए एक बात बताना चाहता हूँ कि 14 अप्रैल को अक्षय सर और हमारी पूरी टीम जलियांवाला बाग गई थी। हुँ, और वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी, जहाँ पर हमारा एक गाना है किथे गया तू साइयां, वो रिलीज़ हुआ। हुँ। और हमने जाके वी पेड आवर रिस्पेक्ट्स एट जलियांवाला बाग, एट गोल्डन टेम्पल। तो अगर हमने फिल्म रिलीज़ नहीं करी तो हम अमृतसर जरूर गए थे 14 तारीख बिल्कुल, को। उसी हफ्ते में आ गई। मैं बस ये जी, मैं कह रहा जी, था। जी। अब मैं अभी के मौजूदा दौर की बात करूँ, तो क्या आप लोग ये समझ रहे हैं कि दर्शक को रियल स्टोरीज़ ज़्यादा पसंद आ रही हैं, फ़िक्शन से कहीं ज़्यादा? क्योंकि देखिए, सैम मानेकशॉ आना, फिर उसके बाद बायोग्राफ़ीज़ आना, फिर उसके बाद अ, आपकी ये जलियांवाला बाग आना, तमाम और बाग रियल स्टोरीज़ दर्शकों को पसंद आ रही हैं। देखो, मेरा इस पे एक विचार है कि फिल्म हमेशा सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती हैं। आजकल की सोसाइटी, अगर आजकल के जो लोग हैं वो क्यूरियस हैं, वो जानना चाहते हैं, वो एंटरटेनमेंट के साथ साथ नॉलेज भी उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हुँ, और क्योंकि वो क्यूरियोसिटी लोगों में है, इसीलिए उस तरह की फिल्में बन रही हुँ। अक्षय कुमार के साथ काम करना कठिन था? सुबह 4 बजे उठ जाना, 3 बजे उठ जाना? हैं। मतलब अक्षय सर ने मुझे बिल्कुल नहीं फील होने दिया कि ये काम कठिन है, क्योंकि ही वॉज ए ड्रीम टू वर्क विद। हुँ, और उन्होंने मुझे बहुत, जैसे मैंने पहले भी कह चुका हूं, उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराया। हुँ, और वो बहुत जल्दी ही हम एक कॉमन पेज पे आ गए। हम एक वी केम ऑन अ वेरी कॉमन पेज। हम ये समझ गए कि हम ये फिल्म क्यों बना रहे हैं। और जब ये हो गया, जब व्हेन वी केम ऑन टू वन कॉमन पेज, वो ही केम ऑन बोर्ड एक एक्टर की तरह नहीं, एक कोलैबोरेटर की तरह।
हमारी फिल्म में बहुत ऐसे सीन्स हैं जिसके जो डायलॉग हैं वो उन्होंने लिखे हैं हमारे साथ। अच्छा। तो उन्होंने मतलब इतना रोल प्ले किया है इस फिल्म में। उन्होंने हर सीन पे मुझसे कम से कम 1000 सवाल पूछे हैं। उन्होंने मोटिवेशन समझने की कोशिश करी है। उन्होंने इन डेप्थ स्टडी करी है। मतलब मेरे लिए ही वॉज मोर देन एन एक्टर ऑन द फिल्म, ही वॉज अ कोलैबोरेटर, ही वॉज क्रिएटिंग द फिल्म अलॉन्ग विद ऑल ऑफ अस। आर माधवन के साथ काम करना कैसा रहा? मतलब ही इज वन ऑफ माई फेवरेटेस्ट एक्टर्स। बहुत पढ़े लिखे भी। मतलब हाँ, बहुत बहुत। वो हमेशा एक बात कहते हैं, ही इज एक आपने एक कहावत सुनी होगी, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। बट ही बिलीव्स दैट इन टुडेज डे एंड एज वी हैव टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ सम। एंड आई विल से ही इज नॉट अ मास्टर ऑफ सम, ही इज अ मास्टर ऑफ मेनी मेनी थिंग्स। तो उनके साथ काम करना मतलब वॉज एजुकेटिव, वॉज फन, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी पहली फिल्म अभी डायरेक्ट करी हुई है रॉकेटरी। तो जब मैं उन्हें डायरेक्ट करा था, उन्होंने अपने डायरेक्टोरियल एक्सपीरियंस ही मुझे बताया। और वो एक्टर तो इतने कमाल के हैं, क्योंकि अगर आपने फिल्म देखी हो तो उनका जो रोल है वो एक नेविल मैकिनली नाम का एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो शंकरन नायर के अगेंस्ट। और किसी भी स्ट्रॉन्ग प्रोटैगनिस्ट को हराने के लिए आपको एक ग्रेट एंटैगनिस्ट चाहिए होता है। वो जो डायलॉग वो पूछते हैं, जब वो सीन है कि ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजरा था कुछ टाइम पहले, जी, तो जब पूछते हैं प्रूफ क्या प्रूफ कहाँ है, तो आपको वो जो एक्सप्रेशन है आर माधवन का, वो बता देता है उनकी। जी जी। और मैं आपको उस एक्सप्रेशन के पीछे एक कहानी बताता हूँ कि उन्होंने मुझे एक बात कही कि नेविल मैकिनली क्राउन को डिफेंड नहीं कर रहा, वो शंकरन को हराने के लिए आया है। तो वो जनरल डायर के लिए सबसर्विएंट नहीं है, वो ही इज नॉट सबसर्विएंट टू द क्राउन। वो अपने पर्सनल वेंडेटा और पर्सनल मिशन की वजह से आया है कि मुझे शंकरन नायर को हराना है। तो और जब बैटल्स पर्सनल हो जाती है ना, तो और प्राइमल होती हैं और एनिमलिस्टिक होती हैं। और वो जो एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, दैट इज अ रीजन बिकॉज ही इज आउट देयर टू डिफीट शंकरन नायर। इसलिए जब वो दोनों कोर्ट में बात करते हैं, वो सीन्स आर फायरवर्क्स। मतलब द टू ऑफ देम गोइंग अगेंस्ट ईच अदर आर टू हेवीवेट बॉक्सर्स फाइटिंग। तो सबसे कठिन सीन कौन सा रहा जो शूट करने में परेशानी हुई? देखो, जलियांवाला बाग मैसेकर सीन, क्योंकि जलियांवाला बाग मैसेकर सीन हम बहुत फिल्मों में देख चुके हैं और बहुत फिल्मों में बहुत अच्छी तरीके से शूट किया गया है। जैसे अगर आप एक पुरानी फिल्म का नाम लें, गांधी, भगत सिंह में भी ऐसा ही था। हाँ, गांधी में बहुत अच्छा शूट हुआ है। फिर रंग दे बसंती में बहुत अच्छा शूट हुआ है। जलियांवाला बाग सीन, फिल्म ही पूरी शानदार थी। फिल्म मतलब वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स। अभी रिसेंटली एक फिल्म आई थी सरदार उधम, हाँ, उसमें शूट हुआ है जलियांवाला बाग सीन। तो हमें जलियांवाला बाग सीन के साथ कुछ नया करना था। हमें जलियांवाला बाग सीन के साथ कुछ समथिंग विच वॉज न्यू, विच वॉज शॉकिंग। इसलिए हमने एक अप्रोच तय करी कि हम जलियांवाला बाग सीन शूट करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ 13-year-old सरदार बॉय। हम मतलब ऑडियंस को ये एक्सपीरियंस देंगे कि अगर आप जलियांवाला बाग में होते अपनी फैमिली के साथ, तो आपको क्या फील होता। तो एक वो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हमने लिया। तो वो सीन शूट करना सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि हमें सेंसिटिव रहना था एक ट्रेजेडी को लेके, हमें ऑथेंटिक रहना था, और हमें फिर भी ऑडियंस को कुछ नया फील कराना था। और हमने वो एक 13-year-old बॉय के पॉइंट ऑफ व्यू और पर्सपेक्टिव से शूट करके वी हैव ट्राइड टू डू समथिंग न्यू। और उसमें तमाम और बच्चे दिखाए गए जो लड़की के उस पे जी वो जी, ये बच्चे कहाँ से लेके आए आप लोग? ये हमारे कास्टिंग डायरेक्टर अच्छा, जो हैं, उन्होंने मुझसे बहुत बच्चों से हम मिलवाया। हमने बहुत बच्चों के ऑडिशन लिए। बच्चों को परेशानी हुई उनके साथ शूट करने में, ये पूछना चाह रहा था। देखो, बच्चों को अगर परेशानी हुई तो उन्होंने वो परेशानी मेरे तक नहीं वो लाए। और हमने उल्टा बच्चों को बहुत परेशान किया। जैसे क्योंकि जो परगट सिंह, जो हमारे एक कैरेक्टर है हमारी फिल्म में, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो 13 साल के सरदार बॉय हैं जिनके थ्रू हमने शूट किया, हमने उन्हें इंटेंशनली शूट के दौरान अपनी माताजी से अलग रखा, ताकि वो ये फील कर पाए कि अगर माँ का साया ना हो तो बच्चा क्या फील करता है। तो वो अपनी माँ से अलग रहे ये फिल्म जब तक शूट हुई। तो मतलब बच्चों ने तो मुझे कम परेशान किया, मैंने बच्चों को ज़्यादा परेशान किया है। बिल्कुल। अभी आपने सरदार उधम सिंह का जिक्र किया जी, तो मुझे याद आ गई फिर विकी कौशल की,
द नरेटर जी इसमें जी रहे जी हैं, जी तो उनका क्या कुछ कैसे रहा उनके साथ काम करना? आई थिंक विकी कौशल इज अ फैंटेस्टिक एक्टर. मतलब आई रिस्पेक्ट हिम, आई एडमायर हिम. आई वॉज वेरी लकी कि वो अग्री हुए हमारी फिल्म का सूत्रधार बनने में. ही प्लेड द रोल ऑफ अ नरेटर. और उनका जो ये उनकी जो आवाज़ में एक एक ग्रेविटास है, एक सेंसिटिविटी है जो मुझे चाहिए थी. एंड या ही ब्लेस्ड अस विद हिज वॉइस इन दिस फिल्म. और उन्होंने हमारी फिल्म देखी, उन्हें हमारी फिल्म अच्छी भी बहुत लगी. और मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि वो खुद एक इतनी अच्छी फिल्म में रह चुके हैं, में काम कर चुके हैं जो जलियांवाला बाग पे बनी है. मसान देखी थी आपने? मसान बिल्कुल देखिए, मसान बहुत अच्छी फिल्म है. ये दुख काहे खत्म नहीं होता. रील रील में सबसे ज्यादा चलता है वो। मतलब मसान में उन्होंने जो एक्टिंग करी है, और जो मसान जो फिल्म है, वो नीरज घेवान ने जो फिल्म बनाई है, उसके जो गाने हैं, किसी रेल सी गुजरती है. धक धक होती है वो, अरे वो अरे गजब कमाल का है। मतलब तो मसान से लेकर अगर मैं बात करूं केसरी चैप्टर 2 तक उनके काम की, तो क्या बदलाव दिखता है आपको विकी पे? मेरे ख्याल से वो मसान में भी बहुत अच्छे थे, वो आज छावा में भी बहुत अच्छे हैं. हम्म। वो एक बेहतरीन एक्टर हैं. हम्म। मतलब मैं कोई नहीं होता उनमें कोई बदलाव देखने वाला. वो एक बेहतरीन एक्टर है. अच्छा, छावा का आपने जिक्र किया, तो उसमें जो उनके साथ वो रहे विनीत सिंह शायद नाम है। अरे विनीत सिंह, मतलब वो विनीत भाई ने एक इंटरव्यू में एक बात कही कि सोना अगर तपता ही रहे तो फिर सोना के क्या मोल है। मैंने वो इंटरव्यू देखा है. मुझे क्या इंटरव्यू है वो, तो मुझे क्या एक्टर है और वो. वाकई में मतलब उन्होंने तो, मैं उनका तो तब से फैन हूँ जब उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी पे कविता लिखी, क्योंकि आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ एम एस धोनी। आई एम ऑल्सो वेरी बिग फैन ऑफ एम एस धोनी. बिग ह्यूज फैन ऑफ एम एस तो धोनी. दुख होगा, अभी तो सीएसके बाहर हो गई। हाँ, अब दुख होगा, पर एम एस धोनी इज एम एस धोनी. मतलब ही इज चेंज्ड इंडियन क्रिकेट, ही इज चेंज्ड द वे पीपल प्ले क्रिकेट. तो मतलब उनकी जगह कोई नहीं ले सकता. लोग कह रहे हैं कि बाहर हो गए एक आईपीएल सीजन से, तो क्या हुआ, 5 ट्रॉफीज तो हैं ही, बाकी इंडिया के लिए इतना किया। सीएसके वाले फैंस ट्रॉफी के लिए खेलते हैं केवल धोनी के देखने के लिए? सीएसके फैंस, मुझे लग रहा अभी है आईपीएल चल रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, सीएसके इंडिया फैंस मेरे ख्याल से धोनी के लिए देखते मैच हैं। देखते हैं. हाँ. हाँ, तो अब आ जाते हैं विनीत सिंह पे। विनीत सिंह को जब मैंने देखा संभाजी में, और फिर उसके बाद जो उनका इंटरव्यू सुना, मतलब क्या कमाल की एक्टिंग की। और फिर वो जो बात उन्होंने उस इंटरव्यू में कही कि सोना अगर तपता ही रह जाए, आपको भी लगता है कि वक्त पर मौका मिलना बहुत जरूरी है किसी को भी, वो डायरेक्टर हो, एक्टर हो, राइटर हो, किसी को भी? बिल्कुल बिल्कुल. मैं वक्त पर मौका मिलना बहुत ज़रूरी है. और मैं तो अपने आप को लकी समझूंगा कि मतलब मुझे मौका मिला, वो भी धर्मा प्रोडक्शन। और कि मैं उन लोगों से मिल पाया. जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं मिल पाया एक शख्स से जिनका नाम है अमृतपाल सिंह बिंद्रा, जो मेरे को राइटर बने, जो मेरे प्रोड्यूसर बने लियो मीडिया कलेक्टिव के. उन्होंने मुझे धर्मा प्रोडक्शन से मिलाया. मतलब आई एम वेरी लकी बिकॉज बॉम्बे इज फिल्ड विद 1,000 मोर टैलेंटेड पीपल देन मी. बट मैं खाली लकी मानूंगा अपने आप को कि मतलब कि मैं मिल पाया ऐसे लोगों से जिन्होंने मुझे अपनी पहली फिल्म इस साइज और स्केल पे माउंट करने का मौका दिया. मतलब अदरवाइज लोगों को मतलब सालों सालों लग जाते हैं. बिल्कुल, वही तो जो लाइक मतलब विनीत इतने अच्छे एक्टर हैं, और मैं इतना खुश हूं कि कि उनको कितनी तारीफ मिल रही है अपने रोल छावा के लिए. छावा में जो उन्होंने रोल प्ले किया है कवि कलश का. हाँ, और फिर उन्होंने जाट पे भी शानदार रोल किया। और जाट अभी तक मैंने नहीं देखी, पर मैं देखना चाहूंगा. कमाल पर, की। पर वो आपको वो छावा में जो लास्ट के सीन्स हैं, जब वो दोनों एक वो जुगलबंदी कर रहे हैं अपनी कविताओं की, वो क्या सीन्स हैं. वो एक्चुअली एक लिरिसिस्ट हैं बॉम्बे में, इरशाद कामिल जी, अरे जिन्होंने मेरी फिल्म में भी उन्होंने गाने लिखे हैं. वो जो कविताएं हैं छावा की, वो इरशाद जी ने लिखी हैं. लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि विनीत सिंह ने उसे सच साबित कर दिया, विनीत की कविताएं ऐसा कुछ नहीं किया। मतलब वो जीवंत। मतलब विनीत ने उससे उसे इस तरीके से उसे वो किया है, परफॉर्म किया है. ही इज लिविंग दैट पार्ट. एंड मतलब माय बेस्ट विशेस टू विनीत, एंड आई होप वन डे आई गेट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद विनीत. ही इज दैट गुड एन एक्टर. एक सवाल मेरा और, क्या एक ऐसा है कि एक बॉलीवुड में वो भी दुनिया है जो कि शायद कुछ लोगों को उस तरीके से नहीं देखती है? अभी एक इरफान खान के बेटे का एक वीडियो आया बाबिल का, उसमें वो रो रहे थे, काफ़ी बातें कह रहे थे कि बहुत डार्क दुनिया है, यहाँ पर लोग जो दिखते हैं वो है नहीं। देखो सर, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा बिल्कुल नहीं रहा है. मेरा एक्सपीरियंस बहुत पॉजिटिव. एंड जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं तो इंडस्ट्री का हूँ भी नहीं. मुझे इंडस्ट्री ने इतनी
अच्छी तरीके से वेलकम किया है कि जो बाबिल का एक्सपीरियंस रहा है, मेरा एक्सपीरियंस उससे बिल्कुल ऑपोजिट रहा है। और मतलब अगेन आई विल कंसिडर माई सेल्फ लकी एंड फॉर्चुनेट। अकॉर्डिंग टू मी द इंडस्ट्री इज़ अ वेरी पॉजिटिव, वेरी ब्राइट, वेरी वेलकमिंग प्लेस। अब आते हैं थोड़ा ख़त्म करने पर, लेकिन उससे पहले कुछ और सवाल। उसमें सबसे पहला सवाल मेरा ये कि करण सिंह त्यागी ने कब सोचा कि माया नगरी में काम करना है, बॉलीवुड में काम करना है? मतलब एक एक चीज़ है, एक कहते हैं ना कि यू कांट आउटरन योर डेस्टिनी। और मैं आपको एक 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 एग्जाम्पल देता हूँ हम्म, कि मेरी डेस्टिनी लिखी गई थी मेरे पैदा होने से भी पहले। ये 1985 की बात है। मेरी मम्मी प्रेग्नेंट थी और मेरे पिताजी के साथ वो एक फ़िल्म देखने गई, और उस फिल्म का नाम था मेरी जंग। अच्छा। उस फिल्म का नाम है मेरी जंग। और वो मेरी जंग फिल्म डायरेक्ट करी है सुभाष घई ने। उसमें एक्टर हैं अनिल कपूर, और अगर आपने वो फिल्म देखी है, बिल्कुल देखिए। वो एक कोर्ट रूम ड्रामा है। हम्म, तो जैसे अभिमन्यु इन हिज मदर्स वूम वाज अंडरस्टैंडिंग अबाउट वॉरफेयर, while I was in my mother's womb, I was understanding the intricacies of both court and movies. और और आप पहली मूवी भी जो आई कोर्ट कोर्ट रूम रूम। ड्रामा, तो ऐसे जैसे जो कहते हैं कि यू कांट आउटरन योर डेस्टिनी, मेरी डेस्टिनी उस दिन लिखी गई थी। और मतलब मैं लकी हूँ कि मतलब मैं लिव कर रहा हूँ अपनी ड्रीम। और मैंने एक्चुअली लॉ पढ़ा है, अच्छा। और मैं वकील भी रह चुका हूँ। और मैंने काम किया है पेरिस में, न्यूयॉर्क में, इन लॉ फर्म्स। पर ये सब मेरी लीगल करियर, ये पूरे लॉ फर्म स्टिंट, इस सब के दौरान मूवीज़ देखना मेरा सबसे बड़ा पैशन रहा है। मतलब मेरी एजुकेशन इन अ वे हैज़ बीन मूवीज़। मैं कोई फिल्म स्कूल नहीं गया हूँ, मैंने खाली पिक्चरें देखी हैं। और मैं यूट्यूब पे ये बहुत देखता था कि जो डायरेक्टर्स के इंटरव्यूज़ आते थे, जो जैसे जो आज हमारा एक इंटरव्यू हो रहा है, मतलब ऐसे मैंने बहुत इंटरव्यूज़ देखे हैं डायरेक्टर्स के। और पुराने ज़माने में एक डीवीडी पे आपको एक और डीवीडी मिलती थी जिसमें जो होती थी डायरेक्टर्स कमेंट्री के साथ डीवीडी। तो डायरेक्टर जब उसमें सीन चल रहा है फिल्म में, पर डायरेक्टर बता रहे हैं कि ये फिल्म सीन कैसे शूट हुआ, ये सीन शूट करने में मैंने एक्टर को क्या इंस्ट्रक्शन दिया, मेरी डीओपी से क्या बात हुई। तो मैंने ये सब चीज़ देख के मैंने चीज़ें सीखी। और मुझे याद है कि मेरे न्यूयॉर्क में एक मेरे लॉ फर्म पार्टनर थे। मैंने उन्हें कहा कि मैं एक सैबैटिकल लेना चाहूँगा, एक ब्रेक लेना चाहूँगा, और मैं बॉम्बे जाना चाहूँगा। मैं न्यूयॉर्क में था उस समय, कि मैं बॉम्बे आना चाहूँगा जस्ट टू ट्राई माई हैंड एट फिल्म मेकिंग। मतलब मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा सैबैटिकल परमानेंट हो गया, और एटलीस्ट मेरी पहली फिल्म तो लोगों को पसंद आई। बिल्कुल। और इससे प्रेशर बढ़ता है कि और फिल्में भी लोगों को पसंद आए। आपने जैसे कहा कि आप डायरेक्टर्स को सुनते थे, मेरी एक आदत है, कोई भी फिल्म हो, फिल्म के बीच शायद कोई सीन मुझसे छूट जाए, अगर कोई इमरजेंसी कॉल आ गई, कुछ आ गई, तो लास्ट में जो नाम चलते हैं मैं वो सब नाम पढ़ के ही निकलता हूँ। थैंक यू यार, ये बहुत अच्छी आपकी आदत है। और मैं चाहता हूँ कि और आपको एक सरप्राइज मिलेगा जब आप केसरी 2 देखेंगे, क्योंकि केसरी 2 के एंड में हमने कुछ स्पेशल किया है। बिल्कुल। और केसरी 2 अभी तक मैंने देख ली होती, बता दे रहा हूँ, नहीं तो सब कहेंगे कि बिना फिल्म देखे इंटरव्यू हो रहा है। तो 22 अप्रैल को हम लोग 11:40 की टिकट थी हमारे और हमारे दोस्तों की, और तब तक खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस का दौरा रद्द करके लौट रहे हैं, क्योंकि पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ। तो फिर जिम्मेदारी थी एज अ पत्रकार की, हमें खबरें देनी थी। तो टिकट कैंसिल हुई, हमने दिखा दी। मुझे टिकट भी। एविडेंस भी पेश हो चुका, मैंने एविडेंस भी देख लिया है कि इन्होंने कैंसिल टिकट दिखा चुके हैं मुझे। और ये भी आप लोगों से कह रहे हैं, जब ये रिलीज होगा पॉडकास्ट, तो उस वक्त मैं फिल्म देख चुका हूँगा। बिल्कुल। अब मेरे और कुछ सवाल हैं अभी। जी। पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई आपकी? मैं पढ़ाई लिखाई हुई बॉम्बे में पढ़ाई लिखाई हुई। बॉम्बे में एक स्कूल है आल ईडी फातिमा हाई स्कूल, ये विद्या विहार में है। मैं उस स्कूल में मैं पढ़ा। उसके बाद रुइया कॉलेज है माटुंगा में, रुइया कॉलेज मेरा जूनियर कॉलेज था। उसके बाद गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चर्च गेट में है, वहाँ से मैंने 5 ईयर डिग्री लॉ कोर्स किया। उसके बाद मैंने मास्टर्स LLM करी हार्वर्ड लॉ स्कूल से। तो ये था मेरा पूरा। क्रिकेटर बनने की भी सोची थी? नहीं, क्रिकेट का बहुत शौक रहा है। क्रिकेट का इतना शौक रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। खेलते भी हैं? नहीं, मतलब खेलता खाली शौक के लिए, पर क्रिकेट देखा बहुत है। क्रिकेट अभी भी देखता बहुत हूँ। और क्रिकेट और मूवीज, मतलब यही पैशन रहे हैं। पहला प्यार क्या था? पहला प्यार तो पिक्चर ही है। पहला प्यार पिक्चर। लव लाइफ? वो मैं आपको इंटरव्यू के बाद में बताऊंगा। अभी? अभी तो मैं शादीशुदा हूँ।
मेरी वाइफ है अनुषा जगदीश, वो लॉयर हैं। वो अभी भी लॉयर हैं। वो एक बॉम्बे की एक लॉ फर्म है, वहाँ पे प्रैक्टिस करती हैं। वो पार्टनर है उस लॉ फर्म की। तो हाँ, आपकी इस सफलता के पीछे उनका तो योगदान बहुत बड़ा। बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि आप एक किसी नए फील्ड में आना, उसके लिए आपको एक बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और उनका बहुत योगदान रहा है इन एवरी विच वे। मतलब मैं बिल्कुल ये नहीं कर पाता अगर वो नहीं होती मेरी ज़िंदगी में। उनका, मेरे माता पिता का बहुत योगदान रहा है। बिल्कुल। और जिस तरीके से बताई इन्होंने बातें कि भाई एक अगर सफल आदमी है तो अब वो कहावत को बदलिए, उस सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ जरूर होता है। बिल्कुल। बेस्ट आपका एक्टर कौन रहा? मतलब ये मतलब चूज़ करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। पर अगर आप मेरे को मुझे एक स्पॉट में डालेंगे, मैं कहूँगा अक्षय सर। मतलब ही इज़ माई फर्स्ट एक्टर एंड ही वॉज आउटस्टैंडिंग। ऑल टाइम फेवरेट एक्ट्रेस आपके कौन रही? ऑल टाइम मेरी फेवरेट एक्ट्रेस रही हैं, बहुत एक्चुअली बहुत लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे रोल प्ले किए। मुझे काजोल बहुत पसंद है। और मुझे लगता है कि काजोल थ्रू द इयर्स हैज जस्ट परफॉर्म ब्यूटिफुली। माधुरी दीक्षित मेरी पसंदीदा रही है हमेशा। माधुरी और दीक्षित की तो मतलब हम भी माधुरी दीक्षित के फ़ैन रहे हैं, चाहे वो हम आपके हैं कौन हो, दिल हो। मतलब वो तो शी इज़ अ फाइन फाइन एक्ट्रेस। बेस्ट एक्टर आपको कौन लगा, सबसे अच्छा एक्टर ओ डायरेक्टर? डायरेक्टर मुझे मुझे बहुत डायरेक्टर मुझे पसंद है। मुझे राजकुमार संतोषी जी बहुत पसंद है। राजकुमार संतोषी जी की फिल्में घायल, दामिनी, घातक बहुत पसंद है मुझे। मुझे आशुतोष गोवारिकर जी बहुत पसंद है। मुझे करण जौहर बहुत पसंद है। फरहान अख्तर जिन्होंने दिल चाहते और लक्ष्य बनाई, आई रियली रियली लाइक फरहान अख्तर। संजय लीला भंसाली। तो मतलब द लिस्ट इज एंडलेस। अच्छा, एक सवाल मेरे दिमाग में और ये आ गया कि जैसे कहा जाता है कि सफलता का पैमाना तय कर दिया जाता है कि आप 200 करोड़ की है, 500 करोड़ की, तो आप सफल हैं। लेकिन आपने 10 करोड़ लगा के 50 करोड़ कमा लिए, तब आप सफल नहीं हैं। अभी इसी छावा में जब अक्षय खन्ना से पूछा गया कि अब आप जाकर सफल हुए हैं, तो अक्षय खन्ना ने एक बात कही, कैसे तय कर सकते हैं आप? मेरे पास 584 करोड़ रुपए की वर्थ है। अब किसी के पास 3000 करोड़ की है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं असफल हूँ, उसके पास ज़्यादा है। जी। तो ये सफलता का जो पैमाना है। मैं सफलता को पैसों में बिल्कुल नहीं हम्म, मेजर करूँगा। मेरे लिए सफलता वो मैसेजेस हैं जो मुझे इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, जो मुझे व्हाट्सएप पे आ रहे हैं। जैसे मैं आपको एक बताऊंगा, मुझे एक मैसेज आया एक व्यक्ति का जो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने मुझे मैसेज में लिखा, हिज फादर इज़ फ्रॉम अमृतसर। उन्होंने मैसेज में लिखा कि ही सॉ हिज फादर क्राई फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर ही सॉ द फिल्म। नो, दैट मीन्स अ लॉट टू मी। दैट मीन्स अ लॉट टू मी। और दिस इज जस्ट वन ऑफ द मैसेजेस। एंड जब मेरी फिल्म मेरी मम्मी ने देखी, मेरी वाइफ ने देखी, मेरे फादर ने देखी, आई सॉ टीयर्स इन माई वाइफ्स आइज, इन माई मदर्स आइज। माई फादर वॉज सो प्राउड ऑफ इससे मी। बड़ी सफलता कुछ तो नहीं। मतलब अब उसमें चाहे 10 करोड़ कमाए फिल्म, या 100 कमाए, 200 कमाए, मतलब इससे बड़ा कुछ और नहीं हो वैसे सकता। इस सफलता पे मनोज वाजपेयी कहते हैं कि मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि बेटा, उस व्यक्ति को कभी भी डिमीन मत करना, नीचे मत रखना जो असफल है, जिसने तुम्हारी जैसी सफलता हासिल नहीं की, क्योंकि जी। उसके पास जानकारी तुमसे ज़्यादा होगी, क्योंकि वो असफल हो चुका है। सुपर। बहुत 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 बढ़िया बात है। तो बहुत हाउ यू बढ़िया। रेट मनोज वाजपेयी एंड पंकज त्रिपाठी? लव देम, लव देम। मतलब आई एम नोबडी टू रेट देम, मतलब आई एम नोबडी टू रेट देम। आई जस्ट विश आई गेट द चांस एक दिन टू वर्क विद द लेजेंड्स दैट दे आर। मतलब मनोज बाजपेयी जी की तो मतलब जब मैंने सत्या फिल्म देखी थी, आई वॉज रिविटेड। मतलब मुझे ऐसी परफॉर्मेंस मतलब मैंने कहीं कभी नहीं देखी थी। और मुझे लगता है अभी तक इंडियन हिस्ट्री में दैट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ भीकू मात्रे और मनोज बाजपेयी इन सत्या। कमाल। मतलब क्या कमाल की परफॉर्मेंस है। सिमिलरली पंकज पंकज त्रिपाठी। मतलब हु एम आई टू टॉक अबाउट दैट लेजेंड। चाहे वो मसान हो, चाहे वो उनका मिर्जापुर हो। यू सी व्हाट अ वर्सेटाइल एक्टर ही इज। यू सी द डिफरेंट रोल्स दैट ही इज प्लेड। रन से लेकर यहाँ तक जो उन्होंने जी जी जी। हासिल किया, कौवा कमाल बिरयानी। है। उसके पीछे पंकज त्रिपाठी थे, उनको कुछ उस दिन कोई पहचान नहीं पाया। जी जी जी। तो चलिए, बस आखिरी सवाल मेरा ये कि आगे का विजन क्या है, प्लानिंग क्या है? जैसे मैंने आपको कहा कि आई हैव ग्रोन अप ऑन सिनेमा ऑफ द 90s। मैं चाहता हूँ ऐसी फिल्में बनाना जो पूरी दुनिया देखे, जो एंगेजिंग हो, एंटरटेनिंग हो,
और सोसाइटल इनजस्टिसेस के बारे में कुछ कहें और किसी ना किसी तरीके से रिफ्लेक्टिव हों ऑफ द ग्रेट कंट्री दैट वी लिव इन। तो मतलब मेरी अटेम्प्ट यही रहेगी कि आई कीप मेकिंग entertaining films that this country loves, and I will put my entire effort, all my hard work into it. I'm just so happy कि मेरी पहली फिल्म लोगों को पसंद आई और मैं इससे डबल मेहनत से काम करूंगा अपनी दूसरी फिल्म के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ करण सिंह त्यागी, जो कि केसरी 2 फिल्म के डायरेक्टर हैं, और उन्होंने पूरी फिल्म के बारे में बात की, किस तरीके से बनाई गई, अक्षय कुमार के साथ किस तरीके से काम करके अच्छा लगा, अनन्या पांडे के बारे में हमने बात की, और भी तमाम चीज़ों पर, पहलगाम हुआ उस पर भी हमने चर्चा की कि भारत और पाकिस्तान के बीच अभी भी रिश्ते चलने चाहिए, उस पर उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है। अब जिम्मेदारी आपकी है, दो जिम्मेदारी। पहली तो एक पॉडकास्ट देखने के बाद आपकी राय क्या बनती है कमेंट सेक्शन में जाके बताना है, और फिर केसरी 2 देखने जाना है जरूर, और केसरी 2 देखने के बाद भी आप कमेंट सेक्शन में आकर अपनी राय दे सकते हैं। और करण जी को आप इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं जाकर कि फिल्म कैसी रही, रिव्यू दे सकते हैं, वो जरूर देखेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। थैंक यू।